गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 4 रीड कर रहे हैं, द फर्स्ट सिटीज़ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशंस। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी एक केस स्टडी दे रखी है नॉर्थ वेस्ट। केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी होता है व्याख्यात्मक अविवरण। किसी चीज़ के बारे में हम जब डिटेल से पढ़ते हैं तो उसको केस स्टडी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एरियाज वेयर हड़प्पा सिविलाइजेशन हैड स्प्रेड लाई इन द northwestern part of Indian subcontinent. Of all the urban center or cities like Ropar, Sangol, Mitathal, Kalibangan, Lothar, Dholavira, etc., the cities of Harappa, Mohenjo-daro deserve special mention. As a case study, we shall lay emphasis on these two cities, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर एरिया थे वो भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित थे। इनमें से ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण सेंटर या शहर थे वो थे पूर्वी पंजाब का रोपड़, पूर्वी पंजाब का ही संघोल, हरियाणा में मिताथल, राजस्थान का कालीबंगन, गुजरात का लोथल और धोलावीरा, वेस्ट पंजाब जो पाकिस्तान में है उसका हड़प्पा, और सिंध का मोहनजोदारो, जिनके बारे में विशेष रूप से हमें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब एक केस स्टडी हम पढ़ेंगे स्पेशली हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में। द सिटीज़ ऑफ इंडस वैली लाइक मोहनजोदारो हड़प्पा वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. One part was built on a raised ground called citadel and included public building, places of worship, workshops, granaries in case of any attack or fraud. The people used to take shelter in citadel. The other part, which included the main city, was much larger. It was here that the people lived and worked. It was द लोअर पार्ट ऑफ द सिटीज़। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर थे जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, वो दो भागों में बटे हुए थे। एक ऊपर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा था या फिर ऊंचा उठा हिस्सा जिसको सिटेडल कहा जाता था, जहाँ पर जैसी सार्वजनिक इमारतें, मंदिर वगैरह, काम की जगह और गोदाम बने होते थे। अटैक या फिर बाढ़ के समय जो लोग थे वो सिटेडल में शरण लेते थे। एक दूसरा हिस्सा था जहाँ पर मुख्य शहर था और ये बड़ा था, यहाँ पर जो आम जनता रहती थी और काम करती थी वो ये शहर का निचला हिस्सा था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इन द सिटेडल एट हड़प्पा वर ग्रेनरीज. दीज रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स स्टूड क्लोज टू रिवर so that grain could be transported easily and cheaply. The city dwellers depended upon these granaries for their food requirements, especially during famine days. Near the granaries there were workshops. The presence of Especially during famine days, near the granaries there were workshops. The presence of a furnace close to workshop market. It is clear that Indus Valley people made several objects of metal such as copper, bronze, lead and tin. Iron was perhaps not known to them. अब देखो, सिटेडल जो पार्ट था उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो इमारतें थी वो थी हड़प्पा शहर की गोदाम या ग्रेनरीज। अब ये कैसे थी? रेक्टेंगुलर शेप की बिल्डिंग्स थी जहाँ पर जो नदियों के किनारे पर स्थित था, जहाँ पर आसानी से अनाज को ट्रांसपोर्ट या फिर लाया ले जा सकता था। जो शहर के रहने वाले लोग थे वो अपने भोजन की आवश्यकताओं के लिए इन ग्रेनरीज पर डिपेंड करते थे या निर्भर करते थे। विशेष रूप से जो अकाल के दिनों में ग्रेनरी के नज़दीक कामकाज की जगह थी, वर्कशॉप थी। एक भट्टी भी पाई गई है वर्कशॉप्स के नज़दीक, जो ये क्लियर करती है कि इंडस वैली के जो लोग थे वो बहुत सारी मेटल्स जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, लीड, सीसा होता है, टिन के इस्तेमाल जाते थे। आयरन का इस्तेमाल शायद उनको नहीं पता था। Citadel at Mohenjo-daro had these as well as other types of building. There is a building which appear to be assembly hall. It is high pillared hall about 80 square feet. But the most important structure at Mohenjo-daro is, however, the great public bath, which still excites our curiosity even after 5,000 years. It is suggested that the bath was used by the general public on certain religious festivals. Mohenjo-daro में जो सिटेडल पाया गया है उसमें
दूसरी तरह की बिल्डिंग्स भी पाई गई हैं। एक बिल्डिंग यहाँ पर जो दिखती है वो है असेंबली हॉल, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे। ये यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पिलर है और इसकी जो साइज़ है लगभग 80 स्क्वायर फीट है, सॉरी 80 स्क्वायर फीट है। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण जो ढांचा है या स्ट्रक्चर है वो है मोहनजोदारो का जो ग्रेट बाथ है या स्नानागार है, जो हमें 5000 साल के बाद अब भी बहुत ही एक्साइट करता है। ये हमें ये बताता है कि इस बात को जो कुछ निश्चित धार्मिक त्योहारों पर या फिर ओकेजन्स पर आम जनता इसका इस्तेमाल करती थी। लोअर पार्ट में वेयर पीपल लिव देयर वर मैनी ड्वेलिंग्स, दे वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, मड mortars. Sometimes when strength was required, lime gypsum mortar were also used. The houses were furnished with paved floors and were provided with doors and windows. The roof were made of mud, reed, and wood. It is especially noteworthy that almost every house had its own well, bathroom, courtyard, drains, and kitchens. अब देखो लोअर पार्ट में जहाँ लोग रहते थे वहाँ बहुत सारी बस्तियाँ थी। ये पकी हुई ईंटों से बने हुए थे और जो तारकोल था उससे बने होते थे। ठीक है, अब कई बार जो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती थी, मतलब ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत होती थी, लाइम और जिप्सम के साथ साथ मोर्टार को मिलाकर इस्तेमाल करवाया जाता था। सुंदर यहाँ पर जो पक्के फर्श थे वो पाए गए हैं। इसके अलावा जो खिड़कियाँ और दरवाजे भी होते थे कमरों में, जो छतें होती थी वो मिट्टी, लकड़ी और रीढ़ से बनी होती थी। विशेष रूप से ये नोट करने लायक है कि जो हर घर था उसका अपना कुआं, बाथरूम, आंगन, नालियाँ और किचन होते थे। क्राफ्ट प्रोडक्शन, शिल्प कला का उत्पादन, सर्च फॉर रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल की तलाश। जो इंडस वैली के जो लोग थे उन्होंने बहुत सारी कला और शिल्प कला की खोज कर रखी थी। इसके लिए उनको बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए था। सम ऑफ दीज रॉ मटेरियल लाइक वुड, कॉटन वर अवेलेबल लॉकली, बट मैनी आइटम्स सच कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स हैव टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स। अब रिक्वायरमेंट के लिए उनको बहुत सारे मटेरियल चाहिए, जैसे लकड़ी और जो कॉटन था वो उनके आसपास के एरियाज़ में अवेलेबल था, लेकिन कुछ आइटम्स जैसे तांबा, टिन, सिल्वर, चांदी, सोना और कुछ प्रीशियस स्टोन, महंगे जो पत्थर थे, उनको दूर से खरीद कर लाना पड़ता था। शायद जो हड़प्पा के जो लोग थे वो राजस्थान में खेतड़ी से कॉपर लेते थे और वेस्ट एशिया के ओमान से भी वो कॉपर का इम्पोर्ट करते थे। टिन विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू मेक ब्रॉन्ज मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान। टिन जिसको कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया जाता था, इसको अफगानिस्तान और ईरान से लाया जाता था। गोल्ड मे हैव कम फ्रॉम कर्नाटका एंड प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात एंड इवन फ्रॉम डिस्टेंट लैंड एज अफगानिस्तान एंड ईरान। जो सोना था वो कर्नाटका और जो दूसरे स्टोन्स थे महंगे स्टोन वो गुजरात या फिर अफ़गानिस्तान और ईरान के सुदूर भूमियों से लाए जाते थे। ये जितना भी रॉ मटेरियल होता था, इट मेड पॉसिबल द हड़प्पन्स टू क्रिएट वंडर्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पेशली इन फॉलोइंग वंस। इन सभी कच्चे माल की मदद से जो हड़प्पन्स थे वो हमें चकित करते हैं, विशेष रूप से कला, शिल्पकला के क्षेत्र में, क्राफ्ट्स ऑफ मेकिंग एंड मेकिंग द स्कल्पचर्स, मूर्ति बनाने की, मूर्तियाँ और जो पेंटिंग्स बनाने की शिल्पकला। मैनी स्टैचूज एंड फिगरिन्स बोथ द एनिमल्स एंड men have been found at various sites in Indus Valley clearly prove these people had made great progress in art of sculpture. अब देखो बहुत सारी जो मूर्तियाँ पाई गई हैं जानवरों के साथ साथ पुरुषों की, वो ये हमें बताती हैं कि यहाँ के जो लोग थे उन्होंने मूर्ति कला में बहुत प्रोग्रेस कर रखी थी। अमंग दीज स्टैचूज दोज ऑफ यंग बुल, यस बेटा, यंग बुल, a strong watchdog, yogi wearing a shawl, dancing girl with her hand on her hip, a dancer standing on his right leg while raising his left leg in front and are worthy to not। अब देखो किस तरह की हमें स्टैचूज मिली हैं, एक यंग बुल की, एक वॉचडॉग की, एक आदमी, एक योगी जो साधु होता है जिसने शॉल पहन रखी है, इसके साथ साथ एक डांसिंग गर्ल, एक लड़की जो नाच रही है, उसका एक हाथ उसके हिप पर रखा है, और एक डांसिंग
एंड एक जो डांसर है जो राइट लेग के ऊपर खड़ा है और दूसरा जो लेफ्ट लेग है उसने अपने सामने निकाल रखा है, ये जानने के लायक है या फिर वर्थ नॉट है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे बेटा, इसको पढ़ें वीडियो से और डाउट्स को डाउट सेशन में क्लियर करें। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।